everyone, my name is Surabhi Singh and today we will talk about the MCQ questions from the subject Physics General Science फॉर CGPTTM पेटेंट ऑफिसर। तो अगर आपने मेरे 9 वीडियोस देख लिए हैं फिजिक्स के, तो उसके बाद आपको जो ज़रूरत है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेसिकली जो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है उसके एप्लीकेशन समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट। मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि आपको टाइम स्लॉट डिवाइड करना होगा। 3 आवर्स, अगर आप 4 आवर्स पर डे पढ़ने के चांस ले रहे हो तो 3 आवर्स आपका थ्योरी पार्ट होना चाहिए, 1 आवर आपका 1 से 2 आवर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए होने चाहिए। तो जनरल साइंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करना। मैं 500+ क्वेश्चंस लाऊंगी आपका 30 अगस्त तक। इन क्वेश्चंस को जरूर लगा के जाना। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है पेटेंट ऑफिसर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। The image formed on a cinema screen is an real image, virtual image, point image और plane image। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रियल इमेज। जो आपका सिनेमा स्क्रीन में होता है वहाँ पर आपका कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, तो कॉनकेव मिरर से जो बनती है वो आपकी रियल और एनलार्ज बनती है। तो ये याद रखना कि जो सिनेमा स्क्रीन में है वहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज़ होता है और उससे जो आपकी स्क्रीन बनेगी वो आपकी रियल बनेगी और एनलार्ज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When lunar eclipse occur, when the sun is between the earth and moon, when the earth is between the sun and moon, when the moon is between the earth and sun, when the earth is between the sun and moon। देखा, अब ये कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। आप प्रॉपर देखो कि सन इज बिटवीन द अर्थ एंड मून, ठीक है। तो ये लूनार इक्लिप्स का मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या है आपका? जब अर्थ इज़ बिटवीन द सन एंड मून, ठीक है। तो जब अर्थ की शेडो आपकी मून पर पड़ती है। आपको मैंने ये अपनी वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है। तो जिसको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा होगा वो प्लीज़ अपनी प्लेलिस्ट वापस से जाकर देखिएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कि लूनार इक्लिप्स आपका कब होता है? जब अर्थ जो होता है वो आपका सन और मून के बीच में आ जाता है, तो अर्थ की शेडो आपकी मून पर पड़ती है, तो हम इसको बोलते हैं लूनार इक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड लूनार इक्लिप्स हैपन? हाफ मून, फुल मून, इक्विनॉक्स, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा फुल मून। जब फुल मून चांद होता है मतलब तो आपका ये लूनार इक्लिप्स होता है। पहली बात तो लूनार इक्लिप्स क्या होता है, ये कब होता है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फुल मून याद रखना, लूनार इक्लिप्स फुल मून। व्हाट इज सोलर इक्लिप्स? जैसे अभी मैंने आपको बताया था लूनार इक्लिप्स, सेम इसी तरीके से सोलर इक्लिप्स भी होता है। तो सोलर इक्लिप्स कब होता है और सोलर इक्लिप्स किसके बीच में आने से होता है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हेन मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन, व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द मून एंड सन, व्हेन द सन कम्स बिटवीन द अर्थ एंड मून, व्हेन द सन रेज डज नॉट रीच द अर्थ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, ठीक है। ये आपका अर्थ है और मून आ जाता है, तो मून की शेडो आपकी अर्थ पे पड़ती है। ये आपका सन हो गया और आपका ये मून बीच में आ गया और ये आपका अर्थ है। तो मून की शेडो जो है वो आपकी अर्थ पे पड़ेगी, तो आपका सोलर इक्लिप्स होगा। लूनार और सोलर, फर्क देख लीजिएगा इन दोनों के बीच का। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सेम पैटर्न ऑफ सोलर इक्लिप्स, ठीक है, रिपीट every 18 years 11 days and 8 hours are known as नोड साइकिल, सरोज साइकिल, सारस साइकिल, पायन साइकिल। तो आंसर हो जाएगा आपका बी सरोज साइकिल। ये आप नोड साइकिल, सरोज साइकिल, सारस साइकिल प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। ये सारे आपके लूनार इक्लिप्स और आपके सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो सोलर इक्लिप्स में जब सेम पैटर्न बनता है आफ्टर 18 ईयर्स 11 डेज और 8 आवर्स के बाद, और इसको हम बोलते हैं सरोज साइकिल। What do you mean by blood moon? वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसी का पार्ट है। सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स का ही पार्ट है सारे क्वेश्चन। इट इज़ अ टोटल सोलर इक्लिप्स, इट इज़ अ पार्शियल लूनार इक्लिप्स विद द रेड ग्लो, इट इज़ अ टोटल लूनार इक्लिप्स विद द डीप रेड ग्लो, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इट इज़ द टोटल लूनार इक्लिप्स विद द डीप रेड ग्लो। तो जो ब्लड मून होता है, मतलब जो मैंने आपको बताया कि अभी जो आपका लूनार इक्लिप्स होता है, लूनार इक्लिप्स में जो आपका बेसिकली अर्थ बीच में होता है और अर्थ की शेडो आपकी मून पर पड़ती है, तो जो इसकी वजह से जो एक डीप रेड ग्लो आता है उसको हम बोलते हैं ब्लड मून, ठीक है। ड्यूरिंग द लूनार इक्लिप्स द विजिबल रेड कलर इज बिकॉज ऑफ डस्ट इन स्पेस, डस्ट इन
मून्स एटमॉस्फेयर, डस्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, नन ऑफ दीज। तो जो रेड कलर आया है, जिसको हम डीप रेड कलर को ही ब्लड मून बोल रहे हैं, वो आपका किसकी वजह से होता है? डस्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज द इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज। अभी मैंने इलेक्ट्रिक मोटर AC/DC नहीं कंप्लीट किया है डियर स्टूडेंट, बट ठीक है, मैं अभी जस्ट बायो कंप्लीट करने के बाद आपका जो टॉपिक फिजिक्स के बचे रह गए हैं उनको भी मैं कवर करूंगी। फिलहाल आप इसका आंसर देख लो कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो आपका इलेक्ट्रिक फ़ैन में यूज़ होती है, वॉशिंग मशीन में, रेफ्रिजरेटर में, और आपका ऑल ऑफ द अबव। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है बहुत इंपॉर्टेंट मोटर है ये। ठीक है, तो ये आपका सब में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक फ़ैन में भी, वॉशिंग मशीन में भी, रेफ्रिजरेटर में भी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। आंसर डी। द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इस पोजीशन, जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है। मैंने आपको बताया था कि आपकी एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था आपका हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है आपका mgh। तो जो पोजीशन की वजह से, पोजीशन चेंज होने का मतलब है, देखो हाफ mv², ठीक है, इसमें तो आपकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से है, mgh, h में ही तो हाइट आ रहा है, तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी ड्यू टू इस पोजीशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट टॉपिक बचा रह गया, मैं इसको बहुत जल्दी ही कवर कराऊंगी। विलियम गिलबर्ट, हंस क्रिश्चियन ऑस्टन वेंजमन एंड आपका चार्ल्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर्ड किए थे। नेम अ डिवाइस थ्रू विच द ट्रूथनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज एक्समिन्ड। जो ट्रूथनेस को इंसान सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो आपने तो ये मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, इसका आंसर आप दे सकते हो। पैनोमीटर, क्वाड्रेंट, पॉलीग्राफ और रेडियोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ एक मशीन है जो आपका बेसिकली हार्ट का मतलब हार्ट की वाइब्रेशंस को बेसिकली मेज़र करके बताती है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका हार्ट बीट कर रहा है। इस टाइप से एक मशीन है जिसको हम पॉलीग्राफ मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ को, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जितनी भी मेजरिंग डिवाइस है, मैं अगेन कह रही हूँ मेजरिंग डिवाइस हैं, उन सबको बिल्कुल 3 स्लाइड्स हैं, तीनों स्लाइड्स एकदम रट कर जाना, एक क्वेश्चन आना पक्का है। ठीक है, तो अर्थ इंटेंसिटी, जो अर्थ की इंटेंसिटी है उसको मेज़र करती है सीस्मोग्राफ, ऑस्किलोग्राफ, कोमोग्राफ और कार्डियोग्राफ। तो नाम से पता होना चाहिए, कार्डियो आपका बेसिकली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। ठीक है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए आपका जो डिवाइस यूज़ होती है वो सिस्मोग्राफ यूज़ होती है। ऑस्किलोग्राफ और कोमोग्राफ किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। थ्रू विच डिवाइस द इल्यूमिनेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ 2 लाइट सोर्स आर कंपेयर्ड। ठीक है, जो 2 लाइट हैं, लाइट सोर्सेस होते हैं, उनका इंटेंसिटी और इल्यूमिनेशन को किसके थ्रू कंपेयर करते हैं? पायरोमीटर, फोटो एलिग्राफिक, फोटोमीटर और पेरिस्कोप। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोमीटर। फोटोमीटर डिवाइस के थ्रू हम 2 लाइट सोर्स की इंटेंसिटी और उसकी इल्यूमिनेशन को बेसिकली कंपेयर करते हैं। विच डिवाइस इज़ यूज टू लिसन द वाइब्रेशन ऑफ हार्ट एंड लंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी हार्ट की ही तो वाइब्रेशन को सुनता है, तो उसके लिए उनको चाहिए होता है स्टेथोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप किस लिए यूज़ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रोस्कोप और स्टीरियोस्कोप। Which of the following is a current detecting instrument? वोल्टमीटर, एमीटर, मैग्नेटोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर जो आपका करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। एमीटर, यहाँ पर एमीटर भी यूज़ होता है करंट को ही डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बट डिफरेंस क्या होता है एमीटर और गैल्वेनोमीटर में कि एमीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही डिटेक्ट करता है, और जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है ये आपका डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन है,
एंड मैग्नीट्यूड, ये दोनों को ही आपका डिटेक्ट करता है, दोनों को ही मेज़र करता है। तो नॉर्मली तो ऑप्शन में देगा नहीं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, में एमीटर या गैल्वेनोमीटर दोनों ऑप्शन एक साथ देगा नहीं, बट इन केस अगर आप दोनों ऑप्शन देता है तो फिर आपका नीचे आ जाएगा बोथ बी एंड डी इस टाइप से। यहाँ पर आप मार्क करोगे गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट आपका गैल्वेनोमीटर है, मतलब वो आपका डायरेक्शन और आपका मैग्नीट्यूड दोनों बताता है। तो टेक्निकली ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही आपके करंट को मेज़र करते हैं। रियोस्टेट इज़ द अदर नेम ऑफ, तो जो आपका रियोस्टेट होता है ये आपका बेसिकली क्या नाम है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इंसुलेटर, कंडक्टर। तो ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस को मेज़र करता है बेसिकली। तो रियोस्टेट जो है वो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस को बेसिकली मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो रियोस्टेट इज़ अदर नेम ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। द लॉ विच गिव रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड, ठीक है। तो करंट की बात करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो वो आपका V/I हो गया, और जो V/I होता है वो आपका ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ मतलब R = V/I, R इज़ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। एम्पियर लॉ और बायो-सेवर्ट और कूलॉम लॉ ये भी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको पता है, इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो एल्युमिनियम होता है और कॉपर होता है ये दोनों भी आपके पास करते हैं, मतलब पॉजिटिव है, मतलब सपोर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पास होने में। सिल्वर भी इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, बट सिल्वर और कॉपर में चूज़ करना होता है तो वी चूज़ कॉपर, बिकॉज कॉपर की कॉस्ट कम होती है। अदरवाइज़ अगर प्रेफरेंस में देखा जाए कि अच्छी कंडक्टिविटी किसके थ्रू होगी तो वो सिल्वर की थ्रू होगी। तो हम कहीं ना कहीं सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम इन तीनों को अपने घरों में यूज़ करते हैं किसी न किसी वे में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर की बात करते हैं तो आपका रबड़ जो होता है, सिल्वर और कॉपर जैसे मैंने अभी बताया कि ये तो आपके कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, देखिए ये दोनों वर्ड अपोजिट है, ये थोड़ा सा फिजिक्स आप समझ लो। इंसुलेटर जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती है, कंडक्टर जो कॉपर हो गए ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। जो वायर होते हैं आप इसको एकदम अपने घर में जो आप अपने यूज़ करते हो इक्विपमेंट्स जो भी, जैसे वायर हो गया, जो दिवाली के झालर हो गए, जहाँ पर आप बेसिकली वायर को यूज़ करते हो, तो जो वायर होते हैं वो कॉपर के हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हो, जो फ़ैन चल रहा है, जो ट्यूबलाइट चल रही है, उसमें जो क्या यूज़ हो रहा है वो आपका कंडक्टर यूज़ हो रहा है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर जो भी आप कह लो। लेकिन जो इंसुलेटर है उससे आप करंट को नहीं पास करा सकते हो। आप घर में इंसुलेटर यूज़ करके आप अपने फ़ैन नहीं चला सकते हो, आप अपनी ट्यूबलाइट नहीं जला सकते हो। तो ये सब बेसिक डिफरेंस आप याद रखना। तो इंसुलेटर जो है आपका रबड़ से आप करंट नहीं जला सकते हो, ठीक है, मतलब करंट नहीं पास करा सकते हो। कार्बन, सिल्वर, कॉपर, ये आपके ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो डियर स्टूडेंट। क्वेश्चंस अगर आपको और प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो पर डे 10 मिनट्स का जो ये प्रैक्टिस सेशन है मैं लेकर आऊँगी, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी और आपकी इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अगर आपने फिजिक्स कंप्लीट कर दिया है प्लेलिस्ट से तो आप वीडियोज़ को ज़रूर देखना, इम्पॉर्टेंट है। जितना आपका थ्योरी इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा वीडियो जो क्वेश्चंस पेपर हैं आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डे प्रैक्टिस जरूर करना। थैंक यू।